हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे गुप्त काल में प्रशासनिक व्यवस्था को। इसमें प्रशासनिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, कला एवं स्थापत्य, इन सभी को आज देखेंगे। इससे पहले गुप्त काल में जितने भी शासक हुए थे उसको कराया जा चुका है, उसका वीडियो पिछले वीडियो में बनाया जा चुका है। तो आज हम लोग इसको करते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था। कामंडक नीतिसार के रचयिता थे एवं कालिदास, ये दोनों ने मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया है। ये दोनों जो थे ये बताया है प्रशासन के बारे में, कालिदास और कामंडक ने। गुप्त साम्राज्य के सबसे बड़े अधिकारी कुमारामात्य होते थे। उन्हें राजा उनके अपने ही प्रांत में नियुक्त करता था। जो कुमारामात्य होते थे उनको प्रांत का अधिपति सौंपा जाता था, वो उसी पे शासन करते थे। नारद और बृहस्पति स्मृतियों से यह ज्ञात होता है कि गुप्त युग में न्याय व्यवस्था अत्यधिक विकसित थी। अत्यधिक विकसित थी गुप्त काल में न्याय व्यवस्था। राजा के पास अस्थाई सेना थी। सेना को 4 प्रमुख अंगों में बांटा गया था। कौन कौन? पदाति मतलब पैदल चलने वाला, रथरोही रथ पे जो सवार होते थे, अश्वरोही घोड़े पे जो जाते थे, गज सेना मतलब हाथी वाले सेना। तो इसी को कहा जाता है चतुरंगिनी सेना। 4 अवस्थाओं में बटा हुआ था। पुलिस विभाग के पदाधिकारियों को उपरिक, दशापराधिक, चौरी, द्वारणिक, दंडपाशिक, अंगरक्षक आदि प्रमुख पद थे जो दिए जाते थे पुलिस विभाग को। गुप्तचर विभाग को देखेंगे, चाट और भाट, ये 2 टर्म आता है गुप्त काल में। चाट और भाट जो गुप्तचर को दिए जाते थे, गुप्तचर विभाग के लिए प्रयोग किए जाते थे। अब देखेंगे हम लोग आर्थिक स्थिति। तो आर्थिक स्थिति में कृषि आता है, उद्योग आता है, वाणिज्य व्यापार आता है। तो इन सारी चीजों को बारी बारी से देखेंगे। गुप्तकालीन आर्थिक व्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि था। भूमि पर साम्राज्य जो सम्राट होता था उसी का आधिपत्य होता था। जो भूमि से कर लिया जाता था वो 1/6 भाग लिया जाता था गुप्त काल में। करों के अदायगी दोनों ही रूपों में, हिरण्य का मतलब होता है नकद, तथा में मतलब अन्न मतलब अनाज और पैसा दोनों लिए जाते थे। किसी भी रूप में आप दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त वणिकों एवं शिल्पियों पर राज कर लगाया जाता था। इन्हें कर के रूप में ये सब मिलता था। अमर कोश में 12 प्रकार की भूमि कर का उल्लेख मिलता है। ये देखेंगे, निवर्तन, कुल्यावाप, द्रोणवाप, अढ़वाप पे भूमि माप के पैमाना थे। कभी कभी बड़े बड़े एग्जामिनेशंस में जैसे यूपीएससी में भी पूछ दिया था कुलियावाप और द्रोणवाप किससे संबंधित है, तो ये भूमि माप से संबंधित था। भूमि के प्रकार क्या क्या होते थे? तो वास्तु, वास करने योग्य भूमि था। क्षेत्र, खेती के लिए उपयुक्त होता था। खील, नहीं जोती जाने वाली थी भूमि थी। और अपरहत, बिना जोती गई जंगली भूमि होती थी अपरहत। औदक, ये दलदली भूमि थी। तो ये भूमियों के प्रकार है कि कौन वास्तु, क्षेत्र, खील, अपरहत। इससे क्वेश्चंस पूछते ही पूछते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। वाणिज्य एवं व्यापार। वस्त्र उद्योग इस काल में सर्वप्रमुख उद्योग था। ताम्र लिप्ति पूर्वी तट का, जबकि भृगु कच्छ मतलब भड़ौच पश्चिमी तट का। जब देखेंगे ऐसे इंडिया को तो यहाँ जो बंगाल वाला एरिया है यहाँ ताम्रलिप्ति बंदरगाह था, और जो ये गुजरात वाला क्षेत्र है यहाँ पे भड़ौच था। तो ये 2 बंदरगाह उस काल में बहुत महत्वपूर्ण थे। इस काल में चीन से रेशम, इथियोपिया से हाथी दांत, ईरान, अरब, बैक्ट्रिया से घोड़ों का आयात किया जाता था। तो कहाँ से क्या क्या मिलता था इसको बताया गया है। अब पढ़ेंगे सिक्के के बारे में। गुप्त शासकों ने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलाए। इस काल में सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। सोना के सिक्का को दिनार,
चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता था, या रुपये का देखे होंगे, रुपये का कहा जाता था। चांदी के सिक्कों का प्रयोग स्थानीय लेन देन में होता था। गुप्त काल ने सब गुप्त शासक जो थे सबसे अधिक स्वर्ण सिक्के चलाए थे। सबसे अधिक स्वर्ण सिक्के से संबंधित 3 चीज याद रखेंगे। सबसे पहले चलाया था इंडो बैक्ट्रियन ने, हिंद एवन जो कहते हैं, बैक्ट्रियन ने, ये सबसे पहले। सबसे शुद्ध चलाया था कुषाणों ने, और सबसे अधिक चलाया था गुप्तों ने। ये 3 चीज सोने के सिक्के के बारे में है। अब देख रहे हैं हम लोग सामाजिक स्थिति को। इस काल में शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ। इससे पहले जितने देखेंगे शूद्रों की स्थिति बहुत खराब थी। अब उन्हें रामायण और महाभारत पुराण सुनने का अधिकार मिल गया। रामायण महाभारत पुराण सब सुन सकते थे। फयान के अनुसार समाज में अछूतों का स्पर्श वर्जित था। स्मृतियों में इन्हें अंत्यज अथवा चंडाल कहा गया है। स्मृतियों में ये शब्द कहा गया है। नई जातियों में भूमि अनुदान की प्रथा का विकास हुआ था। इस काल में एक जाति का वर्णन मिलता है, कायस्थ, जिसे आज लाला कहते हैं, वही जाति थी। उस जाति का काम क्या था? तो लेखाकरण, गणना करना, आय व्यय, भूमि कर, ये सब जितने अधिकारी होते थे, लेख जो करने वाले, सभी वही होते थे, कायस्थ होते थे। जाति के रूप में कायस्थ का उल्लेख सर्वप्रथम वैष्णव स्मृति में मिलता है। अब देखेंगे दास प्रथा। गुप्त काल में दास प्रथा प्रचलित थी, मतलब दास प्रथा है। मनु ने 7 प्रकार ये दासों का वर्णन किया है, और नारद ने 15 प्रकार के दासों का। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मनु ने कितने प्रकार के, तो 7, नारद ने 15। अब देखेंगे हम लोग स्त्रियों की क्या दशा थी। इस काल में उत्तर भारत में देवदासी प्रथा प्रचलित थे। स्त्रियों को संपत्ति संबंधी अधिकार भी दिए जाते थे। तो ये सब था गुप्त काल में। अब धार्मिक स्थिति देखें। गुप्त शासकों के का राजकीय धर्म क्या था? तो वैष्णव। परम भागवत उसकी उपाधि थी। वरुण को उन्होंने राजकीय चिन्ह घोषित किया था। तो क्या क्या था? धर्म वैष्णव था, उपाधि परम भागवत थी, और चिन्ह जो था राजकीय चिन्ह गरुण था। 2 गुप्त शासकों समुद्रगुप्त तथा कुमारगुप्त को अश्वमेध यज्ञ करने का श्रेय दिया जाता है। तो किसने किसने? समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त, 2 गुप्त शासक थे जिसने अश्वमेध यज्ञ किया। स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख तथा बुद्धगुप्त का एरण, इसका जूनागढ़। स्तंभ लेख विष्णु की स्तुति से प्रारंभ होता है। यहाँ पे विष्णु का प्रार्थना शुरू है। इसके बाद तो यही है धार्मिक स्थिति। धार्मिक स्थिति में वैष्णव धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण अवशेष कहाँ कहाँ से मिलता है? तो देवगढ़ में जो है, झांसी में है, ये झांसी के आसपास देवगढ़ है, तो वही देवगढ़ से मिलता है। ये पंचायतन श्रेणी में दशावतार की मूर्ति है। यहाँ दशावतार की मंदिर है। इस मंदिर में क्या है? तो शेष नाग की सैया पर विश्राम करते हुए विष्णु को दर्शाया गया है। तो दशावतार जो मंदिर है कहाँ है? झांसी में है, देवगढ़ में है। और अन्य जैसे और सब है, भूमरा में है, तिगवा में है। तो ये सब देख लेंगे कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा है, इसी को बताया गया है यहाँ। मंदसौर अभिलेख में रेशम बुनकरों की श्रेणी द्वारा सूर्य मंदिर बनवाने और मरम्मत करने का उल्लेख मिलता है। कहाँ? मंदसौर में। गुप्त काल में बौद्ध एवं जैन धर्मों का भी प्रचार प्रसार हुआ था। गुप्त काल में जैन और बौद्ध, हिंदू तो था ही। महायान शाखा के अंतर्गत बोधिसत्वों की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी थी गुप्त काल में। कला एवं स्थापत्य। गुप्त काल में स्थापत्य, मूर्तिकला, चित्रकला के अतिरिक्त अन्य विविध कलाओं का उत्थान हुआ। कला एवं संस्कृति की दृष्टि से इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? गुप्त काल को। तो इसी में देखेंगे अब स्थापत्य कला के बारे में। गुप्त काल में ही मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ। सबसे पहले मंदिर निर्माण कला
गुप्त काल में आई। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, अभी हम लोग विष्णु को देखे, भारतीय मंदिर निर्माण के शिखर का संभवतः पहला उदाहरण है। जो मंदिर पे शिखर बनाया जाता है ऐसे, ये पहला उदाहरण वही है। भीतरगांव के ईंटों का मंदिर इस काल के प्रमुख इमारतें हैं। भीतरगांव में जो मंदिर बना था कैसे, तो ईंटों से निर्मित हुआ था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको पूछता है बार बार। अब देखेंगे हम लोग मूर्तिकला को। मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र मूर्तिकला के प्रमुख केंद्र थे। विष्णु की मानव आकार प्रतिमाएं बनी थी उस टाइम। बुद्ध की अनेक प्रतिमाएं बनी, जिनमें सारनाथ एवं मथुरा की बौद्ध प्रतिमा प्रसिद्ध थी। गंगा यमुना का मूर्ति रूप गुप्त काल की ही देन है। आगे देखते हैं हम लोग चित्रकला को। गुप्त काल के चित्रों के अवशेष को बाद में बाघ है, ये बाघ और अजंता गुफाओं में देखा जाता है। ये कहाँ है? अजंता महाराष्ट्र में है। अब बाघ कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। अजंता गुफाएं वर्तमान महाराष्ट्र में लिखा हुआ है अवस्थित शिलाकृत गुफा का स्थापत्य का उदाहरण है। अजंता में देखिएगा 29 गुफाएं हैं अजंता में, और उसमें से 16, 17 और 19 गुप्तकालीन है। 3 गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ। अजंता की गुफाएं जो है मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसको ध्यान रखेंगे, ये बड़े बड़े परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। शिक्षा एवं साहित्य। इस काल की अधिकांश रचनाएं संस्कृत भाषा में है। पुराणों की रचना इसी काल में हुई, गुप्त काल में ही। महाभारत और रामायण को अंतिम रूप दिया गया गुप्त काल में ही। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन और बृहस्पति स्मृतियों का निर्माण भी इसी गुप्त काल में हुआ था। भारत के प्रमुख दर्शन जो 6 दर्शन थे, 6 दर्शन देखते हैं, योग दर्शन, सांख्य दर्शन और सब जो दर्शन है, तो सबका निर्माण किस काल में हुआ? इसी काल में, गुप्त काल में ही इसका अंतिम रूप। इसके बाद किसने क्या करा? देखिए, असंग ने महायान संग्रह, योगाचार, भूमि शास्त्र, महायान सूत्रालंकार जैसे ग्रंथ की रचना की। असंग उस काल में एक लेखक हुआ था जिसने इतने किताबों की रचना की थी। विज्ञान एवं तकनीकी। गुप्त काल में सबसे अधिक प्रगति गणित एवं ज्योतिष के क्षेत्र में हुआ था। इस काल में देखते होंगे आर्यभट्ट गुप्तों के नवरत्न में शामिल नहीं थे, लेकिन गुप्त काल में ही थे। सबसे महान वैज्ञानिक, गणितज्ञ, खगोल शास्त्री थे। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आर्यभट्ट कहाँ के रहने वाले थे, मतलब भारत में किस क्षेत्र के, कहाँ के, निवास स्थान क्या था उनका। इनकी प्रसिद्ध रचना आर्यभट्टीय था। आर्यभट्ट ने प्रमाणित किया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती रहती है, जिस कारण ग्रहण लगता है। शून्य का खोज भी किसने किया? आर्यभट्ट ने ही। तो ये सब आर्यभट्ट के बारे में पूरा का पूरा है। और देखते हैं, ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत में गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। जैसे हम लोग न्यूटन को पढ़ते हैं तो बार बार आता है कि न्यूटन से पहले किसने सिद्धांत दिया था, तो ब्रह्मगुप्त ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन से पहले ही दे दिया था। बराहमिहिर ने ज्योतिष के महत्वपूर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उन्होंने पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता, बृहत जातक, लघु जातक की रचना की थी। नागार्जुन का नाम सुने होंगे, इनको रसायन विज्ञान का ज्ञाता माना जाता है। इन्होंने रस चिकित्सा की खोज की थी। धन्वंतरी जो चिकित्सक था, अष्टांग हृदय नामक आयुर्वेद ग्रंथ की रचना की। तो यही सब था गुप्त काल से संबंधित। गुप्त काल में साहित्य, सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति आज हम लोग पढ़ चुके। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।